नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास प्रोग्राम 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। मैं हूं आरती देशवाल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। जी हां, बात हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, और ये जंग आने वाले दिनों में और ज्यादा भयानक हो सकती है। दरअसल अब यूक्रेन ने अपने तमाम नागरिकों को सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट कर सचेत किया और कहा है कि आने वाले दिनों में रूस के हमले बढ़ सकते हैं। ऐसे में तमाम यूक्रेन के नागरिकों को खुद ही सुरक्षित रहना होगा। देखिए, दो देशों की जंग की चर्चा पूरी दुनिया में है। डर है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ही ना शुरू हो जाए। तो वहीं इस युद्ध पर कई शांति वार्ताएं हुई लेकिन विफल रही। दोनों देशों में फिलहाल शांति स्थापित होती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध और ज्यादा भयावह हो सकता है। दरअसल यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नागरिकों को सचेत किया और इस पोस्ट में कहा गया कि हवाई हमले और बमबारी हो सकती है। भले ही यूक्रेन के कई शहर खाली हो गए हो, कुछ इलाकों से लोग पलायन कर रहे हो, लेकिन इस बीच भी बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग यूक्रेन के प्रमुख शहरों में फंसे हैं। इसी बीच यूक्रेन की भी युद्ध में डटकर मुकाबला करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने रूस के विजय दिवस समारोह के बीच एक चेतावनी जारी की, जिसमें युद्ध के और ज्यादा भयावह होने की आशंका जताई गई। इसे लेकर नागरिकों को जोखिम बढ़ने पर सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। तो यूक्रेन ने जिस विजय दिवस का जिक्र किया है, ये है विक्ट्री डे, जो कि 9 मई को रूस में मनाया जाएगा और इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से आम जनता को संबोधित किया जाएगा। माना जा रहा है कि पुतिन विक्ट्री डे के दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, भारत की बात करते हैं। हिमाचल के धर्मशाला में उस समय हड़कंप मच गया जब विधानसभा भवन के बाहर मुख्य द्वार और चार दीवारी पर खालिस्तानी झंडे बांधे नजर आए और इस मामले की जांच अब एसआईटी को दी गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला विधानसभा के मुख्य द्वार और चार दीवारी पर खालिस्तान के झंडे लगे मिले। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने बताया कि हो सकता है कि यह घटना देर रात या सुबह हुई हो। हमने विधानसभा गेट पर खालिस्तान के झंडे हटा दिए हैं। ये पंजाब के कुछ पर्यटकों की हरकत हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा परिसर के गेट पर रात के अंधेरे में खालिस्तान के झंडे लगाने वाली कायरतापूर्ण घटना बेहद निंदनीय है। इस विधानसभा में केवल शीतकालीन सत्र होता है, इसीलिए यहाँ अधिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता उसी दौरान होती है। इसी का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना की त्वरित जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसआईटी गठित के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। वहीं मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है। खालिस्तानी झंडे टंगे मिले, जिसके बाद से अब सियासत इस मुद्दे को लेकर लगातार गर्म हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और तो पंजाब बिजली संकट से जूझ रहा है, दूसरी ओर पंजाब सरकार ने किसानों को धान बुआई को लेकर राहत दी है। पंजाब सरकार ने पंजाब के उन किसानों को राहत दी है जो धान की बुआई बहुत जल्द करने वाले हैं। देखिए, धान की बुआई करने वाले पंजाब के किसानों को सरकार ने राहत दी है। पंजाब सरकार ने किसानों को धान की बुआई के लिए नलकूप चलाने के लिए 8 घंटे बिजली मुहैया करवाने की तरकीब निकाल ली है। सरकार ने धान की बुआई के लिए जिलेवार तिथियां घोषित की हैं। इस साल धान की बुआई 18 जून से शुरू होगी। वहीं अधिसूचना के मुताबिक मालवा क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में बुआई की शुरुआत की तारीखें रहेंगी। वहीं अधिसूचना के मुताबिक मालवा क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में बुआई की शुरुआती तारीखें रहेंगी। संगरूर, बरनाला, मलेरकोटला, लुधियाना, पटियाला, श्री फतेहगढ़ साहिब में 18 जून से धान की रोपाई होगी, जबकि बठिंडा, मनसा, मोगा, फरीदाबाद, फिरोजपुर, फाजिलका जिलों में धान की रोपाई 22 जून से शुरू होगी। पंजाब के मोहाली, रोपड़, एसबीएस नगर, जालंधर, कपूरथला, श्री मुक्तसर साहिब में 24 जून से धान की रोपाई शुरू होगी और गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर, तरनतारन में 26 जून से धान की रोपाई होगी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब सरकार धान की बुआई और रोपाई दोनों की तारीखें तय करने से पहले अलग अलग किसान संगठनों के साथ कई बैठकें कर चुकी है। किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद ही सरकार ने इन तारीखों का ऐलान किया है।
अब देखना होगा ये जो शेड्यूल जारी किया गया है इसका किसानों को कितना लाभ मिलता है, क्योंकि धान की बुआई जिस समय की जाएगी उस समय बिजली का होना इसलिए जरूरी है ताकि किसान अपने नलकूप चला सके और खेतों में पानी भर सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के मामले बढ़ रही हैं और साथ ही बढ़ रही है चिंताएं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3000 के पार नए केस आए हैं। बीते 24 घंटे में 3451 नए केस सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना के आंकड़े एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। देखिए, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3451 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केसों का आंकड़ा 20,635 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 40 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं इससे पहले 7 मई को 3,805 नए मामले दर्ज किए गए थे। ये 6 मई की तुलना में 7.3% अधिक थे। शनिवार को महामारी से 22 लोगों की मौत हुई थी। देश में कोरोना से रिकवरी करने वाले मरीजों की दर 98.74% है। वहीं कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। आए दिन कोरोना मामलों में हो रही बढ़ोतरी एक चिंताजनक विषय बनी हुई है। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक देश में वैक्सीन के 193 करोड़ 53 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। राज्यों के पास अभी 18 करोड़ 47 लाख से ज्यादा वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को टीके के 3 करोड़ 4 लाख डोज पहली खुराक के रूप में दी जा चुकी है। कोरोना को लेकर अब पाबंदियां बहुत कम है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है कि देश और प्रदेश का हर नागरिक सचेत रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बात की और कुछ अहम जानकारियां उनकी तरफ से इस मौके पर दी गई है। देखिए, चंडीगढ़ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर खुलकर बात की। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी को लेकर अनुमति मिली है। 3% जीडीपी का डिफेंस पर खर्च होता है। पिंजौर, करनाल, नारनौल, भिवानी 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो सरकार 5% रेवेन्यू देगी। हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल के अंदर एविएशन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हिसार एयरपोर्ट का काम लगभग खत्म होने की कगार पर है। वहीं गेहूं की खरीद को लेकर दुष्यंत चौटाला बोले कि पिछले वर्ष के मुकाबले कम अनाज मंडियों में आया है। दूसरे प्रदेशों से जो अनाज आता था वो भी नहीं आया है। 7,330 करोड़ रुपए किसानों के खातों में हमने डाल दिए। जीएसटी में हरियाणा 5वें नंबर में देश में रहा है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 16% अधिक है। 2022-23 एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत बीते वर्ष हमने 6,400 करोड़ रुपए कलेक्ट किया था। वहीं इस बार हमने 7,938 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का काम किया है। तो दुष्यंत चौटाला की तरफ से किसानों की बात की गई और बताया गया कि कितना पैसा सरकार की तरफ से एमएसपी के माध्यम से किसानों को दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। और हरियाणा में बिजली का जो संकट खड़ा हो गया है, इसी से जुड़ी खबर है। दरअसल बिजली संकट को लेकर बयानबाजी चल रही है और इसी बीच बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में बिजली का संकट अब है ही नहीं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने दावा किया कि राज्य में कोई बिजली संकट नहीं है। सिर्फ 4 दिनों की दिक्कत थी, जिसे दूर कर लिया गया है। गर्मी ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले ही गर्मी ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि राज्य में सरप्लस बिजली है और बेहतर प्रबंधन की वजह से बिजली बोर्ड घाटे से निकलकर 2,000 करोड़ के मुनाफे में आ गया है। लाइन लॉस भी 13.5% से नीचे हो गया है। ये 31% था। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिना बिजली के कैसे काम कर सकती है। वहीं तेजिंदर सिंह बग्गा को लेकर उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार हर नागरिक का है। इस तरह के काम को कोई अच्छा नहीं मानते, नियम से बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक संदेश आया था कि किसी को गैर कानूनी ढंग से ले जाया जा रहा है और इसी वजह से नाका लगाकर रोक दिया गया। कोई केस दर्ज नहीं था, इसलिए जिस फैमिली से वो थे उन्हें दिल्ली में दे दिया गया। वहीं हिमाचल विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लगाने पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी अच्छा नागरिक इन बातों को पसंद नहीं करेगा। ये एक शरारती खुरापात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हरियाणा में बिजली संकट से लेकर हिमाचल में खालिस्तानी झंडा लगाए जाने तक तमाम मुद्दों को लेकर रणजीत सिंह की तरफ से बयान दिया गया है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अगली खबर की बात करते हैं और ये अगली खबर है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर हरियाणा सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस संगठन को और ज्यादा मजबूत करने पर काम करने वाली है।
हरियाणा की मौजूदा सरकार घोटालों की सरकार है, इसमें नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है, ये कहना है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ में कांग्रेस नेता राजेश जून के स्वर्गीय पिता की 13वीं कार्यक्रम में शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि अमृत योजना में न सिर्फ रोहतक में बल्कि फरीदाबाद में भी भ्रष्टाचार हुआ। मौजूदा सरकार घोटालों की सरकार है और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जो मौजूदा सरकार है नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है, तो हम बताते रहे, विधानसभा में मिल गया। एक के बाद एक घोटालों की सरकार है, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। अमृत योजना जो रोहतक में है, फरीदाबाद में देख लो, कहीं देख लो, ये तो पूरे घोटालों की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि वो जल्द ही कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और जल्द ही नीचे से ऊपर तक पूरे संगठन का गठन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाएंगे क्योंकि मौजूदा सरकार से हर वक्त परेशान है और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की मौजूदा सरकार को वो चलता करने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से न केवल सरकार पर निशाना साधा गया बल्कि साथ ही साथ दावा किया गया कि कांग्रेस का संगठन आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूत होगा। एक मिनट पूरी रिपोर्ट में अगली खबर आपको बता दें, ये फरीदाबाद से है, जहां पर कि गांव भनकपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आम जनता की समस्याओं को सुना और इस दौरान उनकी तरफ से एक जनसभा को भी संबोधित किया गया। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, रिपोर्ट में देखिए। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली फरीदाबाद के गांव भनकपुर में लोगों की समस्याओं को सुनने पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता तेजपाल डागर मुख्य रूप से मौजूद रहे। ग्रामीणों ने उनके सामने जो समस्याएं रखी, उनको तुरंत अधिकारियों को समाधान करने के भी आदेश दिए गए और साथ ही टाइम बाउंड भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव लड़ने का अपना फैसला है, वो सिंबल पर चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने कई गांवों के किसानों को आश्वासन दिया कि जो किसानों को सेम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसका भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों को शहरों की तर्ज पर बनाने का उनका लक्ष्य है। 70% आबादी गाँव में रहती है और उनका मानना है कि अभी गाँव में विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोनों पार्टियां गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, दोनों पार्टियों का साझा फैसला होगा और जहाँ तक मेरा मानना है, पंचायत और जो मेंबर के चुनाव सिंबल पर ना कभी चले हुए, शायद ना ये चुनाव भी इनेबल होगा और बड़े चुनाव का फैसला सिंबल पर लिया जाता है, पंचायतों का फैसला। तो एक मिनट की पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि देवेंद्र बबली की तरफ से किस तरह से एक जनसभा को यहां पर संबोधित किया गया है। अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर आपको बता दें करनाल से है, जहां पर कि पकड़े गए 4 आतंकियों से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस इनकी प्रॉपर्टी और बैंक खातों तक को खंगाल रही है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़े खुलासे इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। करनाल से 4 आतंकियों को पकड़े जाने के बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि मामले से जुड़ी किसी कड़ी की अनदेखी न हो। पुलिस इन आतंकियों की प्रॉपर्टी और बैंक खातों को भी खंगाल रही है। इससे क्लियर हो जाएगा कि हथियार और विस्फोटक सामग्री की सप्लाई के लिए भुगतान कैश से करते थे या बैंक खाते में ऑनलाइन लेन देन करते थे। तेलंगाना पुलिस की तरफ से जांच की जानी है। आतंकियों ने तेलंगाना के आदिलाबाद एरिया के ठिकाने पर हथियार 3 आईडी बम रख कर आने थे। इस लोकेशन के इनपुट लेकर तेलंगाना पुलिस उस एरिया की सर्चिंग अभियान भी चला रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ एरिया में भी आतंकी इसी तरह हथियार रख चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस भी उस एरिया की प्रॉपर लोकेशन से संबंधित पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस इन आतंकियों को पंजाब लेकर जा रही थी ताकि सारी जानकारी जुटाई जा सके। इसके अलावा 4 आतंकियों की पूछताछ से सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठा हरविंदर सिंह रिंधा का दोस्त राजबीर उर्फ राजा रहा है। अब करनाल पुलिस राजबीर को प्रोडक्शन पर लेकर आगे की तैयारी में लगी है। हम झांसी की बात करेंगे। झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और अधिकारियों को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगने पाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ ही विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा झांसी में की और ये दावा किया कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगने पाएं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के भीतर ही सीमित होने चाहिए। कोई भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों से सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए अवैध लाउड स्पीकरों को हटाने और अन्य लाउड स्पीकर की आवाज को निर्धारित सीमा तक
सीमित करने का अभियान पिछले 25 अप्रैल को शुरू हुआ था और 1 मई तक चला था। इसी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया और बताया कि अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकरों को उतार दिया गया है। अन्य लाउड स्पीकर की आवाज को निर्धारित सीमा तक सीमित करने का यह अभियान चलाया गया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जानकारी दी गई कि किस तरह से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कई जिलों में सेना की भर्ती न होने से गुस्साए युवा सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ इन युवाओं की तरफ से नारेबाजी की गई और एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट देखिए। 3 साल से सेना की भर्ती न होने से गुस्साए युवा सड़कों पर उतर आए। हरियाणा के हर जिले सहित भिवानी में भी बेरोजगार युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए प्रदर्शन कर सरकार से सेना भर्ती शुरू करने और ओवर एज हो रहे युवाओं को उम्र में 3 साल की छूट देने की मांग की। सड़कों पर उतरे युवाओं ने कहा है कि सेना भर्ती की वो सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही। इन युवाओं ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा बढ़ी है, पर सरकारों का कोई ध्यान नहीं है, न निजी क्षेत्र में रोजगार और न सरकारी, जिससे युवा डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं। युवाओं की देशभक्ति से हमारी सेना दुनिया की ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है, पर अब देखना होगा कि युवाओं के इस देश और जुनून की सरकार कब और कितनी कद्र करते हुए भर्ती शुरू करती है। भाई हमारी मांगे ये है, जल्द से जल्द जो टेस्ट रह रहे हैं बच्चा वो टेस्ट ले, और जो 2 साल की 3 साल की जो छूट देने हैं वो छूट दे। और भर्ती का भाई साहब आर्मी का ये प्रोसीजर है, 4 महीना में रेस भी हो ले है, गेम की ट्रायल भी हो ले है, मेडिकल भी हो ले है। तो सेना में भर्ती का ये मामला है जिसको लेकर अब युवाओं में रोष है। युवाओं का कहना है कि कोरोना के चलते भर्ती को टाला गया, अब इसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को ओवरएज होने के नाते अब राहत मिलनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनिल विज के जनता दरबार में एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन इस बीच हैरानी भरी बात ये रही कि जनता दरबार में एक शिकायत कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से जुड़ी हुई रखी गई। देखिए। हरियाणा के अंबाला कैंट में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा। इस जनता दरबार में भारी संख्या में लोग प्रदेश भर से शिकायतें लेकर पहुंचे। वहीं जनता दरबार की सबसे खास बात ये रही कि गृह मंत्री अनिल विज के पास हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष उदय भान की भी शिकायत पहुंची। फरियादी ने उदय भान पर 200 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। सामलादे की पंचायत में सामलादे की जमीन थी और उस जमीन पे काफी दिन से किसानों का कब्जा था। उसके बाद उससे रजिस्ट्री करा ली उदय भान ने अपने निजी व्यक्तियों के नाम, उसके नाम नहीं है, और आज तक भी कब्जा उसी का ही है। और 200 एकड़ ये पूर्व कांग्रेसी विधायक। शिकायतकर्ता की माने तो डीसी पलवल ने इस मामले में जमीन की म्यूटेशन रद्द कर दी थी, लेकिन आज भी वो जमीन पंचायत के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस लड़ाई को लड़ते हुए उन्हें कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं विज ने इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया है कि मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 1 हफ्ते के भीतर इस मामले की जांच शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हैं। और इन दिनों प्रदेश में सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। टीम वक्त वक्त पर छापेमारी कर रही है और अवैध तरीके से काम करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने का काम हो रहा है। हरियाणा में चल रहे अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने सोनीपत में टैक्स चोरी के सामान से भरे एक ट्रक को गांव कबीरपुर से पकड़ लिया, जिसमें लाखों रुपए का बिना टैक्स भरा सामान था। दरअसल टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि जिस ट्रांसपोर्टर और दुकान का ये ट्रक है, उसने इस सामान का टैक्स जमा नहीं किया है, जिसके चलते सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रखा है। जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। सीएम फ्लाइंग टीम ने गुरुग्राम जीएसटी विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। ट्रक को काबू करने के बाद दोनों विभागों की टीम ट्रक को लेकर मूर्थल स्थित हरियाणा रोडवेज प्रशिक्षण संस्थान में पहुंची और ट्रक में रखे सामान की जांच करने में जुट गई। फिलहाल मामले में गहनता से जांच की जा रही है। देखना अब यही होगा कि मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। अब मामले की जांच होगी और जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर असल वजह क्या रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद की बात करते हैं, जहां पर मृतक के परिजनों ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। ये पूरा मामला क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं 1 मिनट की इस पूरी रिपोर्ट में।
फरीदाबाद नगर निगम की लापरवाही के चलते अप्रैल महीने में शिव दुर्गा विहार निवासी हरीश वर्मा और फन्नी की खुले सीवर में गिरने से मौत हो गई थी। मृतक के परिवार वालों की तरफ से नगर निगम से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन, प्रवासी जनसेवा समिति का धन्यवाद किया और कहा कि इनकी वजह से ही हमारे अंदर न्याय की गुहार लगाने की हिम्मत आई। हमारे देश में कानून बहुत सशक्त है, बस उसे लागू करवाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और निर्भीकता की आवश्यकता होती है। कोई कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन अब उनके दिन हो गए हैं तो वो आए और उन्होंने दरखास्त दी कि ये नगर निगम की लापरवाही है, जो ढक्कन ये खुले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे भाई की डेथ हुई है। उसके भाई ने मुकदमा दिखाया। मृतक के परिवार वालों ने फरीदाबाद नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण 5 साल से फरीदाबाद में कितने ही जवान, बच्चे और बच्चियों की जान चली गई है, लेकिन प्रशासन और नेताओं के कान पर जू नहीं रेंगती। ये शायद पहला ही ऐसा मामला आपने देखा या सुना होगा जिसमें प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसी की जान गई और अब मृतक के परिजनों की तरफ से कानूनी मदद ली गई है, शिकायत दर्ज करवाई गई है, यहां तक कि हत्या का मामला पूरे के पूरे प्रशासन के खिलाफ दर्ज हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के तिगांव रोड पर एक्सीडेंट का एक वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। ये वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट में देखिए। फरीदाबाद के तिगांव रोड पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार ने सड़क पर पैदल चल रहे युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, टक्कर मारने के बाद युवक गाड़ी के बोनट पर जा गिरा और कार चालक करीब 20 फीट तक युवक को घसीटते हुए आगे ले गया। तिगांव निवासी विजेंद्र किसी काम के लिए घर से बाहर निकला हुआ था। जैसे ही वो तिगांव सड़क पर पहुंचा तो पीछे से आ रही एक सफेद रंग की गाड़ी ने विजेंद्र को पीछे से टक्कर मार दी और उसको घसीटते हुए करीब 20 फीट आगे ले गया। टक्कर का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक पैदल चल रहा था और पीछे से आई एक सफेद रंग की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। युवक टक्कर के कारण गाड़ी के बोनट पर जा गिरा। इसके बावजूद भी कार चालक रुका नहीं और उसे घसीटता हुआ आगे ले गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने शोर मचाया और गाड़ी धीमी होने पर युवक गाड़ी के बोनट से नीचे गिर गया, जिसके बाद गाड़ी चालक मौके का फायदा उठाकर गाड़ी सहित फरार हो गया। आसपास के लोगों ने विजेंद्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की मदद से वीडियो के आधार पर गाड़ी और गाड़ी चालक की पहचान की जा रही है। सड़क पर अक्सर देखा जाता है लापरवाही किसी की होती है, खामियाजा किसी को उठाना पड़ता है। एक तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मारी है। देखना होगा इस मामले में कार चालक पर कब तक कार्रवाई होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ की बात करते हैं, जहां पर गौ भक्त और प्रशासन खोर के निर्माण को लेकर आमने सामने आ गया, तो वहीं इस दौरान गौ भक्त धरने तक पर बैठ गए। ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट की इस पूरी रिपोर्ट में। बहादुरगढ़ में बेसहारा गौवंश को चारा खाने के लिए बनाई गई खोर को लेकर गौ भक्त और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां सेक्टर 9 मोड़ पर HSBP विभाग की ओर से गौवंश की खोर को अवैध बताकर तोड़ दिया गया, तो वहीं गौ भक्त इसे दोबारा बनवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, गौ भक्तों ने खुद ही तोड़ी गई खोर का निर्माण करना शुरू कर दिया। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और SDM के आदेश के बाद इसका निर्माण रुकवाया गया। परिषद के कर्मचारी आकर ये गौशाला की है खोर वगैरह तोड़ के गए हैं। नगर परिषद खुद अपनी जगह पे नहीं है और नहर पे भी काफी जगह कब्जा करा हुआ है। छोटूराम पार्क में भी पीछे काफी जगह पे अतिक्रमण किया हुआ है। अगर नगर परिषद को इतना ही बैरकसी है इन गोवंश पे, तो इनकी एक प्रॉपर जगह क्यों नहीं बना के दी जा सकती? इनके नाम का बजट आता है, बजट भी खा जाते हैं। दरअसल नजफगढ़ रोड के सेक्टर 9 के मोड़ पर गौ भक्तों की ओर से एक खोर का निर्माण करवाया गया है, जहां काफी संख्या में गौवंश चारा खाने के लिए आते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों को इन गौवंश से काफी परेशानी है। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि गौवंश की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसी के साथ ही हमारे खास प्रोग्राम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।